28 मई को निर्धारित नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रीय एकता को दिखाने का एक मौका हो सकता था, लेकिन अफसोस कि इस पर राजनीति होने लगी है। अपोजिशन पार्टीज ने ऐलान कर दिया कि इसका बहिष्कार करेंगे, क्योंकि उसके हिसाब से प्रधानमंत्री के बजाय राष्ट्रपति को इसका लोकार्पण करना चाहिए। विपक्ष के तर्क में दम है, लेकिन इस अवसर का बहिष्कार एक एक्सट्रीम रिस्पॉन्स है। हमने इस विषय पर गोविंदाचार्य जी से भी बात की। उनका भी मानना है कि सरकार को देश के राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था और दूसरी तरफ विपक्षी दलों को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। आइए आपको इससे रूबरू कराते हैं। नमस्कार, आदाब। मैं नाजिम नकवी आपके समक्ष आपके साथ। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात एक हरदिल अजीज, अविरल और निर्मल व्यक्तित्व, लगभग 80 वर्ष के हो चुके गोविंदाचार्य जी से कराने जा रहे हैं। तमिल परिवार में जन्मे 2 वर्ष की आयु में बनारस आ गए परिवार के साथ। अपने हिंदी टीचर के सद आचरण देख के, इंसानियत के लिए उनका कमिटमेंट देखकर कम्युनिज्म की तरफ आकर्षित हुए। एआईएसएफ जैसे संगठन के लिए काम किया। उनसे हमारी क्या बात हुई, इसकी बानगी के तौर पर निदा फाजली का एक दोहा, ताकि आप अपना मूड बना सकें। दोहा कुछ यूं है कि कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, सबने इंसान न बनने की कसम खाई है। गोविंद जी, आप संघ में कब आए? ये सब स्थिति थी तो मेरे संघ के बारे में इम्प्रेशन तो था कि कट्टर, सांप्रदायिक, हिंसाचारी, गुप्त हिंदू संगठन जो मुस्लिम विरोधी है, यही छवि थी। मेरी पसंद की पत्रिका ब्लिट्स थी, ऋषि करंजिया इसके संपादक थे। तो उस समय में हमारे मोहल्ले के एक संघ के थे जो बहुत वर्षों से पीछे लगे रहते थे शाखा ले चलने के लिए। हम लोग मोहल्ले में क्रिकेट खेलते थे, उनको डॉज करते थे। फिर अंत में एक दिन ऐसा आया जब हम एमएससी बस एडमिशन हुआ ही था, बीएससी पास कर चुके थे, गर्मी की छुट्टियां थी, तो हमारे मोहल्ले में एक बैठक थी जो नए विद्यार्थियों की उन्होंने ही बुलाई थी। और उस दिन मैं डॉज नहीं दे सका था और वो हमको घर से ही लेते हुए बैठक की तरफ गए, मैं अवॉइड नहीं कर पाया। तो प्रोफेसर संभवतः उन्होंने ये देखा होगा कि आपके अंदर जो एक ग्रेस्पिंग पावर है और आपका जो हाँ, पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे, मोहल्ले में ठीक थी रेपुटेशन, तो उनको लगता होगा कि हाँ, इसको पकड़ कर ले जाया जाए तो अच्छा रहेगा। तो प्रोफेसर शारदा शरण सिंह आए जो मेटलर्जी डिपार्टमेंट में पढ़ाते थे बीएचयू में। उन्होंने बैठक ली, संचालित किया। उसमें उन्होंने हर एक से उनके आदर्श पुरुष पूछा, आदर्श रोज़ अखबार कौन सा पढ़ते हैं, मैगज़ीन कौन से रेगुलर पढ़ते हैं। हम लोगों के बारे में जानने की पहले कोशिश की, बैकग्राउंड क्या है। तो मैंने अपना बैकग्राउंड बताया, महात्मा गांधी हमारे आदर्श, वो सब बताया था। तो उन्होंने एक बात संघ को रखा जिस ढंग से, वो अपीलिंग था हम लोग से विद्यार्थियों को। क्या रखा? उन्होंने कहा था कि देखो, किसी भी देश में उन्नति तब होती है आम आदमी की नागरिकता के गुणों के स्तर पर। चाहे इंग्लैंड ने भी, चर्चिल ने कहा कि आई रोर बिकॉज ऑफ यू द पीपल ऑफ इंग्लैंड, और ये कहा, यही भाव थे। सामान्य व्यक्ति भी उस वर्ल्ड वॉर में अपने लोभ लालच में नहीं आया और आर्मी को जाने वाली ट्रक से गिरते हुए ब्रेड को इकट्ठा किया पटरी पर और वापस भेजा, भले अपने पास कमी रह गई हो। तो सामान्य सड़क चलता नागरिक, उसके अंदर नागरिकता का गुण, देशभक्ति, परिश्रमशीलता, अनुशासन और सामाजिक दायित्व बोध जितना रहेगा, देश उतना ही बढ़ेगा। और ये कल्टिवेट करना, बैटल ऑफ वाटरलू वाज वन ऑन द बैटल ऑन द प्लेग्राउंड्स ऑफ हैरो एंड ईटन। तो स्कूल के मैदानों से होता है ये काम, इसलिए शिक्षा में ऐसा होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ आज़ादी आ गई, शिक्षा वही रह गई जो पुरानी थी, गुलामी की। इसलिए कुछ और होना चाहिए। तो बाहर से नागरिकता के गुण पैदा करने का प्रयास सर्वाधिक सुलभ होगा 1 घंटे की शाखा। आज के संघ में और जब आपने ज्वाइन किया था तब के संघ में क्या डिफरेंस आपको दिखाई देता है? ये तो मुझे भी बहुत अंदाज नहीं है। मैं तो संघ के 60 लाख स्वयंसेवकों में से एक हूँ इस समय।
मैं मानता हूँ संघ का काम ठीक ही चल रहा होगा और संघ का काम बढ़ा भी होगा। जैसा अभी मैंने पढ़ा भी है, सुना भी है, जाना भी है कि लगभग 1 लाख गांव तक शाखा का काम पहुँचे 2025 तक, ऐसी योजना भी है। सामान्य मेरा अपना अनुभव है कि ग्राउंड लेवल पर सामान्य स्वयंसेवक जो शाखा जाता है वो अभी भी ध्येयवाद और आदर्शवाद से प्रेरित है। तो बेचारा वैसे अपनी ज़िंदगी चला रहा है। उसके जीवन में संस्कार युक्त होकर जीवन जीना और जो अच्छा बन पड़े समाज के लिए वो करना, ऐसा जीवन जीता हुआ मैं देखता हूँ। संघ में और वामपंथ में आपको क्या अंतर दिखाई दिया? वामपंथ में मेरा अनुमान है कि वैसा था, जैसे अब यहीं पर है। मैं तो यहाँ हूँ वीपी हाउस में, यहाँ पर नीलोत्पल बसु रहते थे, कल्याण भट्टाचार्य रहते थे, डी राजा रहते हैं। इन सब क्या मेरा आना जाना हुआ, उन्होंने भी कभी दूरी नहीं अपनाई। डिफरेंस डीपर आइडियोलॉजिकल रीजंस होंगे, फिलोसॉफिकल रीजंस होंगे। अब क्लास स्ट्रगल की बात कह रहे हैं और कुछ कह रहे हैं। क्या कभी आपको अपनी मान्यताओं में और मानवता में यानी कि इंसानियत में विरोधाभास दिखाई दिया? जैसे मेरी निष्ठा हिंदुत्व में है, लेकिन मुझे इसमें कहीं व्यतिक्रम, कहीं उल्टा तो लगा ही नहीं, कभी एबरेशन नहीं लगा। क्योंकि हिंदुत्व यानी क्या है? हिंदुत्व इज इक्वल टू हिंदूनेस। तो हिंदूनेस है, हिंदुइज्म नहीं है, केवल पूजा पाठ का तरीका नहीं है, समथिंग मोर, समथिंग बियॉन्ड ऑल दैट। तो 5 चीज़ें मैं मानता हूँ। पहली चीज़ है सभी उपासना पद्धतियों के प्रति अखंड श्रद्धा। दूसरी चीज़ है मैन और द सेम कॉन्शियसनेस परमिएट्स ऑल एनिमेट एंड इनएनिमेट मैटर। जड़ चेतन में एक ही सत्य अनुसूत है, कौन बड़ा कौन छोटा। तीसरा, मैन इज पार्ट ऑफ नेचर, नॉट कॉन्करर ऑफ नेचर। इसलिए इको फ्रेंडली टेक्नो इकोनॉमिक ऑर्डर, दैट इज व्हाट हिंदुत्व एडवोकेट्स। चौथी चीज़ है मातृत्व के गुण के कारण नारी विशेष सम्मान के लिए स्थान है उनका, इसलिए आदर करना, नारी का विशेष सम्मान आवश्यक है। हिंदुत्व का तकाजा ये है। और खाओ पियो मौज करो मर जाओ, यही ज़िंदगी का मकसद नहीं है। मकसद कुछ और बियॉन्ड है, इसका जीना एहसास, ये मिला के हिंदुत्व है। गोविंदाचार्य जी, आप लगातार यात्राएं करते रहते हैं, हर जगह पे घूमते रहते हैं देश भर में, आप समाज को देखते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन है आपका? इस समाज में मैं देख रहा हूँ तनाव बढ़ा है, दूरी और अविश्वास बढ़ा है। इसके लिए आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। इस दूसरे का पक्ष समझकर संवाद की स्थिति आना, उसके लिए जो विश्वास चाहिए, तो एक ट्रस्ट डिपॉजिट हो गया है। ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हम सब हैं। किसी एक को सिंगल आउट करना या किसी एक पार्टी को सिंगल आउट करना या किसी एक गवर्नमेंट को सिंगल आउट करना, ये ठीक है, पॉलिटिकल कारणों से किसी को कुछ भी करना ठीक है, लेकिन ये कोई सलूशन के रास्ते पे नहीं है। इसलिए विश्वास और विश्वास के आधार पर संवाद। लेकिन ये तो बात फैक्ट दिखती है। अलग अलग मतों के बीच में खाई पैदा हुई है। इसलिए समझना, दूसरे का व्यू पॉइंट समझना, इसमें कमी आई है। इसका हल क्या है? संवाद बढ़ना। फिर मैं कहूँगा इसके लिए धर्म सत्ता के लोगों का ज़्यादा जिम्मा है। वो संवाद तो करें और अपने अपने जो उनके लोग हों उनको बताएं, जो सही बात फिलोसॉफी की है वही बताएं, जीने का तरीका बताएं और जिए। गोविंदाचार्य जी, जो वर्तमान के प्रश्न हैं उसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में जो रस्साकशी है, उस पे आप क्या कहते हैं? इसमें तो देखिए दोनों पक्ष इसमें दोषी हैं। न्यायपालिका की भी जो बात है उसमें भी ध्यान में आता है ना कि एनजीएससी की ज़रूरत ही क्यों पड़ी।
कॉलेजियम से हटने की ज़रूरत क्यों पड़ी? दोनों के पक्ष को समझना चाहिए। जैसे इंटीग्रिटी एंड कॉम्पिटेंस, इसका इवैल्यूएशन क्या होगा? उसके पैरामीटर्स भी कुछ होंगे कि नहीं होंगे? फ्रेम कुछ होगा कि नहीं होगा? या कुछ लोग ही तय कर लेंगे और बता देंगे? इसलिए मोटिवेशन एंड कॉम्पिटेंस का लेवल जितना रहेगा उसको परिभाषित तो करना, कोडिफाई तो करना चाहिए। जैसे हम लोगों ने एक बार सबमिट किया था न्यायपालिका के संदर्भ में, भैया कुछ इतने इतने नियम बना दीजिए जजों के अपॉइंटमेंट के बारे में, और इसमें एफिडेविट करा लीजिए, 3 साल तक परमानेंट होने की चांसेस रहते हैं, तो जिस किसी को आप पब्लिक डोमेन में डाल दीजिए, जिस किसी को ऑब्जेक्शन होगा वो आगे आए, 3 साल में फैसला कर दीजिए, तो आर्बिट्रेरी तो ना होगा। इसके कारण विश्वास बढ़ता है। उसी प्रकार एग्जीक्यूटिव को भी अपने लिमिट्स का ध्यान तो रखना चाहिए ना। श्रद्धा न टूटे समाज में न्यायपालिका के प्रति, ये दोनों का काम है। आज इसमें कठिनाई लग रही है, मानो तलवार खींचे एडवर्सरियल रोल में आ गए हैं, ये ठीक नहीं है। शासन चलाने के लिए कोई ऐसी चीज है जो आप मोदी जी से जिसकी उम्मीद करते हो? टीम वर्क और बढ़ाएं, इंक्लूसिव और हो लोगों के संदर्भ में, और उसके अलावा डेलीगेट करें लोगों को, और लोगों पर हो जाएगा। अब ये भी वो जिस तरह की सिचुएशन में होंगे, मैं ऐसा मानता हूँ, ही इज़ द बेस्ट जज ऑफ सिचुएशन, मैन इन द फील्ड विल बी बेस्ट जज ऑफ द सिचुएशन। मैं कहीं चबूतरे पर बैठ करके कमेंट करूँ, ये शोभा नहीं देता। इसलिए वो जो कर रहे होंगे मैक्सिमम एफर्ट ले रहे हैं, इतना तो पक्का है। बाकी हर एक में गुण है, हर एक में दोष होंगे। अब ये जो नई संसद पे घमासान है, इसको अनावश्यक टूल देना, बड़े डायमेंशन में इशू बना देना, ये पॉलिटिकल कारणों से है। इसको और सभी राजनीतिक दल और थोड़ा बड़प्पन दिखाएं। सत्ता पक्ष से और विपक्ष से इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? नहीं, सभी से कहेंगे भैया और थोड़ा उदार हो, अपना गुण, दूसरों का गुण देखो, अपना दोष देखो। नहीं, वो संविधान को बता रहे हैं कि उसमें पहला अधिकार जो है वो राष्ट्रपति का है, दूसरा नहीं, किसका भैया वो विधान, लोकसभा का या पार्लियामेंट हाउस का, किस चीज़ का अधिकार? लोग तो ये भी कह रहे हैं कि संविधान के अनुसार संसद के लोकार्पण का पहला अधिकार राष्ट्रपति को है। अब बड़ी बात हो रही है तो भैया सभी लोग रहें, तो वो भी रहें, राष्ट्रपति भी रहें। नहीं बुलाया, इसलिए हमको इसका अंदाज बुलाना चाहिए, लेकिन ये इश्यू बना लेना हर चीज़ का, वो भी ठीक नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है कि इसको बहुत बड़ा ग्लोबल इम्पोर्टेंस का इवेंट बना दें, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। विपक्ष तो गोविंदा जी करेगा ही ना। हाँ, तो करेगा तो उसका जो टेंशन होगा उतना हो रहा है। लेकिन अब इनके पास सलूशन क्या है? इंक्लूड करना है, सबको बुला रहे हैं ना, सबको बुलाया है, वही ये कर सकते हो। जी जी, ना वाइस प्रेसिडेंट को बुलाया, ना प्रेसिडेंट को बुलाया। ये तो हमको नहीं मालूम, सच में नहीं मालूम, नहीं बुलाया है। हाँ, तो कोई इनविटेशन नहीं दिया है। अब इस समय में कितना लेट फिर उनको बतावे, फिर गुनाह बेलज्जत हो, इसमें क्या है मुझे अंदाज नहीं। तो 28 मई को लोकार्पण तो हो जाएगा, लेकिन इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि ये विरोध के बीच संपन्न हुआ। काश ऐसा ना हो। संसद भवन बार बार तो बनेगा नहीं, इसमें सबका साथ हो तो क्या ही अच्छी बात हो। सरकार और विपक्ष के बीच की कड़वाहट ने पहले ही संसद के कामकाज को बेहद मुश्किल बना दिया है। अब इस हिस्टोरिकल इवेंट को भी तलखी में बदलने का योग बन रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को सोचना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताइएगा, और नीचे बॉक्स में कमेंट भी दीजिएगा, उससे हमें गाइडेंस मिलता है। और लाइक भी कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिए, हौसला भी मिलता है। तो हमें दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।